गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो बीकॉम सेकेंड ईयर में है उसका हमने एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जो आपके 4th यूनिट का है, जहां से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, अमलगमेशन। ठीक है, और उसी का एक मेन, ठीक है, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था अमलगमेशन क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। तो उसी में से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने कल देखा था कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। दोनों ही कंपनी ओल्ड कंपनियां हैं जो पहले से काम कर रही हैं। ठीक, अब ये दोनों आपस में बात हुई और अमलगमेट हुई और इन्होंने कहा कि हम एक नई कंपनी बनाते हैं सी। ठीक, तो एक बात बताइए, जब सी कंपनी एक नया कंपनी बना और सी कंपनी ने ए कंपनी को और बी कंपनी को परचेस कर लिया, ठीक है, तो क्या परचेस करके इनको बदले में कुछ नहीं देगा? देगा ना। जब सी कंपनी ने ए कंपनी को परचेस किया तो बदले में प्रतिफल देगा। तो इसी प्रतिफल को कहते हैं परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इसमें डाउट आता है, समझ नहीं आता, जबकि ये बहुत इजी है। आज आप लोग देखिए अच्छे से, आज के बाद आप लोग से परचेज कंसिडरेशन का सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें तो हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जिससे हमारा मेन अकाउंटिंग बेस्ड है पीसी पे ही है, यानी परचेज कंसिडरेशन पे ही है। तो आइए आज हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखेंगे हमारा नेट पेमेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड क्या होता है। तो हमने जैसा देखा कि मान लो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ये दोनों ने मिल करके एक नया सी लिमिटेड बनाया, यानी एक नई कंपनी बनी। तो जो नई कंपनी बनी, इसने क्या किया, ए कंपनी और बी कंपनी को परचेस किया तो बदले में कुछ तो देगा। जब हम परचेस करते हैं तो बदले में देते हैं पैसा। तो सेम चीज है कि जब सी कंपनी ए कंपनी और बी कंपनी को परचेस करी तो बदले में जो वो कंसिडरेशन देगा, जो प्रतिफल देगा, उसे ही क्या कहते हैं, परचेस कंसिडरेशन, यानी क्रय प्रतिफल। ठीक है, तो आइए आज हम देखेंगे आपका जो पहला दिया हुआ है नेट पेमेंट मेथड। ठीक, तो जो आज हम ये मेथड देखने वाले हैं, इसके बाद आप एक काम करना, आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड, आप एक बार बना करके देखना, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कई बार तो ऐसा आता है कि एग्जामिनर के मन में ऐसा आता है कि अगर आपको परचेज कंसिडरेशन आप बनता है, सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर आप ये बना लेते हो तो हम मानेंगे कि नहीं, आपको अमलगमेशन चैप्टर अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि हमारा यही हमारा बेसिक है। ठीक, तो देखेंगे नेट पेमेंट मेथड। मान लो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, एक कंपनी है। ठीक है, तो बी लिमिटेड के पास क्या क्या है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कैश, ये आपका बी लिमिटेड कंपनी के पास है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और कैश। अब जो ए कंपनी है, ए लिमिटेड, वो क्या करती है, जो बी लिमिटेड कंपनी है उसको परचेस कर लेती है, यानी खरीद लेती है। ठीक है, तो ए लिमिटेड ये नहीं बोल रही कि हम आपको कितना देंगे, बट वो बताती है कि मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दूंगी, कैश दूंगी। ठीक है, तो मान लो 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, ए कंपनी क्या कह रहा है कि हम आपको 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे और 3 लाख कैश देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6 लाख। यही 6 लाख आपका क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। अब और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूं कि आपका जो परचेज कंसिडरेशन है, इसके लिए कभी भी आपको
इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो परचेज कंसिडरेशन सिर्फ वही माना जाएगा जो कंपनी को हम खरीद रहे हैं उस कंपनी के पॉकेट में जितना पैसा जा रहा है सिर्फ वही माना जाएगा आपका क्या, परचेज कंसिडरेशन। तो ये आपका हो गया पहला। मान लो आपके पास ये कंपनी के पास क्या क्या है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है और कैश है, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा केस अगर हम देखते हैं तो जो आपकी ए कंपनी है ए लिमिटेड, ये क्या कह रही है कि हम आपको क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, मान लो 1 लाख, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि जो हमारा बी लिमिटेड है ना उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल था मान लो 5 लाख, ये था 4 लाख, डिबेंचर था 3 लाख और कैश था 1 लाख, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है तो हम यहाँ पे 5 ही लाख दें, ऐसा नहीं है, इस पे डाउट नहीं होना, मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए लिमिटेड अगर 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर दे रही है तो जितना बी लिमिटेड को दे रही है वो सारा ही आपका हम ऐड करके दिखाते हैं कि ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बैलेंस शीट में क्या अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ए लिमिटेड क्या कर रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 1 लाख दे रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 2 लाख दे रही है और डिबेंचर्स जो इनका लायबिलिटी है उनका कहना है कि हम आपका डिबेंचर्स पे कर रहे हैं 3 लाख या 2 लाख कुछ भी, ठीक है। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, तो मैंने आपको अभी ही थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया कि सिर्फ वही अमाउंट हमारा परचेज कंसिडरेशन में आएगा जो आपका जो सेलर कंपनी है जिसको हम खरीद रहे हैं उसके पॉकेट में उसके पास जितना अमाउंट जाता है। तो यहाँ पे जो ए लिमिटेड है उसका कहना है कि हम आपको इक्विटी शेयर दे रहे हैं 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं 2 लाख, डिबेंचर्स जो आपकी लायबिलिटी है हम वो पे कर दे रहे हैं 3 लाख, ठीक है। तो पे कर रहे हो आप बी लिमिटेड का जो लायबिलिटी है ये आप पे कर रहे हो, तो ये पैसा उसके पॉकेट में थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन में क्या अमाउंट आएगा, 1 लाख और 2 लाख, सिर्फ 3 लाख ये आपका परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हुआ मान लो हमारा सेकेंड केस। अब देखते हैं थर्ड केस और एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो जो ए लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, इसके पास क्या क्या था, वो डिबेंचर्स। अब और एक डाउट अगर आप लोग को आ सकता है तो बता दे रही हूँ, ये डिबेंचर क्या हुआ कि ए लिमिटेड का कहना था कि आपकी जो लायबिलिटी है 3 लाख रुपए डिबेंचर की उसको हम पे कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा ए लिमिटेड का कहना था। तो ठीक है, बी लिमिटेड का कहना है कि ठीक है भाई आप पे कर दे रहे हो बट वो पैसा तो हमारे पॉकेट में नहीं आ रहा है, हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो वो तो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है ना। तो देखेंगे आगे जो तीसरा केस आप लोगों को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान लो जो आपका डिबेंचर्स है ये 3 लाख रुपए वो क्या कर रहे हैं, बी लिमिटेड को दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो वो उसका लायबिलिटी पे कर रहे थे तो ये बी लिमिटेड को नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर ये डिबेंचर होल्डर्स का जितना पैसा है वो बी लिमिटेड को ही मिलता है तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन में ऐड होगा, ठीक है। और मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है जो ए कंपनी है वो मान लो 2 लाख रुपए और कैश जो दे रहा है उसका कहना है जितना हमारा बैलेंस बचा वो हम आपको कैश देंगे। तो कितना बचा कैसे समझ में आएगा, तो जब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो आपको नहीं पता है तो अब हम उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे वो होगा नेट एसेट मेथड, ठीक है, नेट एसेट मेथड। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है ना। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो परचेज कंसिडरेशन में हम सिर्फ उन्हें ही शामिल करते हैं जिस कंपनी को हम खरीदे हैं उसके पास जितना पैसा जा रहा है, उसके पॉकेट में जितना पैसा जा रहा है, सिर्फ वही
होता है आपका परचेज कंसिडरेशन। तो मैं और एक बार आइए जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ। आपका यहाँ पे दो कंपनी था, एक था ए लिमिटेड, दूसरा था बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, परचेज कर लिया। अब बी लिमिटेड के पास क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और कैश, ठीक है। तो अब ए लिमिटेड क्या बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि हम कितना आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसका कहना है कि मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा हूँ 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा हूँ 1 लाख और कैश दे रहा हूँ कितना 3 लाख, यानी टोटल हमारा कितना हो रहा है 6 लाख। तो ये आपका क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। तो अगर सिंपल वे में देखें तो जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उस कंपनी के पॉकेट में क्रय करने के बदले हम जो जो चीजें देते हैं और उसी को देते हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाता है, परचेज कंसिडरेशन में। और मतलब मान लो हम कुछ क्रय कर रहे हैं और क्रय करने के बाद उसका जो प्रतिफल के रूप में हम उसे जो दे रहे हैं वो सारा हम जब टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो आपका किस में आता है, परचेज कंसिडरेशन। अब मैंने आपको क्या कहा कि मान लो ए लिमिटेड का कहना है, दूसरा केस देख रहे हैं कि मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा हूँ 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा हूँ 2 लाख और आपकी जो लाइबिलिटी है डिबेंचर 3 लाख का, वो भी मैं आपका पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो जिससे आप लिए थे मैं उसको पेमेंट कर दे रहा हूं, तो क्या ये बी लिमिटेड के पॉकेट में गया, बी लिमिटेड को मिला क्या, नहीं। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। जो उसे मिला 1 लाख और 2 लाख, सिर्फ ये दोनों ही आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। और अगर तीसरा केस अगर ऐसा दे दे कि आपका डिवेंचर मान लो एक लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को 3 लाख दे रहा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख दे रहा है और कैश बोल रहा है जितना बैलेंस बचा उतना हम कैश दे रहे हैं, तो ये आप कैसे निकालोगे। तो फिर हम इसके लिए जो मेथड यूज करेंगे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेट एसेट्स मेथड। तो मुझे ऐसा लगता है कि परचेज कंसिडरेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये निकालने के 2-3 मेथड हैं, उसको हम धीरे से अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपसे अमलगमेशन का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो डेली हम नेक्स्ट मतलब डे बाय डे हम डेली इससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे। बहुत से बच्चों का कहना था, मेरे ही बच्चों का, कि मैम प्लीज़ 4th यूनिट और 5th यूनिट का वीडियो डाल दीजिए। तो ये मैंने स्टार्ट किया है 4th यूनिट का। 1-2 दिन और लगेगा जिसमें आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम जो भी न्यू वीडियो डालें वो आपके तक पहुंच जाए। थैंक यू।